गया एक बात। दूसरी बात, जो फॉल्ट का करंट है ना वो सेम रहेगा, चाहे ये F1 है या F2 है, बिकॉज इट इज अ थ्री फेज फॉल्ट। एक बात, और दूसरी बात ये कि आप इसका डिस्टेंस देखें ना, सिर्फ वो थोड़ा सा है, सिर्फ जोन का फर्क है, ये इंटरनल और वो एक्सटर्नल है, मगर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगी, बिकॉज द वोल्टेज लेवल इज सेम, द जनरेटर रिएक्टेंस इज सेम। ठीक है, कोई अलग बस नहीं आ गई, कोई बीच में बहुत ज्यादा कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं आ गई, सो द मैग्नीट्यूड of the fault either at F1 location or F2 location would be the same। ठीक है, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि a three phase fault at either F1 और F2। ठीक है, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, यही बात। तो ये होगी क्या कि 1/0.2, यानी 1 पर यूनिट वोल्टेज होगा, क्योंकि जनरेटर अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ बस, और लेट्स से कि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। और याद रखें कि जो थ्री फेज फॉल्ट है ना, उसके लिए हम जनरेटर की फुल कैपेसिटी कंसीडर करते हैं। चलें, अब ये भी मैं एक बात क्लियर कर दूंगा, उम्मीद है कि आवाज आ ही रही होगी, वरना रिकॉर्ड हो रहा है, परेशान ना हो, मैं रिकॉर्डिंग रख दूंगा। अच्छा, एक और बात, रिकॉर्डिंग रखने में ना बहुत बार टाइम लग जाता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कंपोज करना पड़ता है यार। अब बीच में जैसे हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना, तो वो भी आ जाए ना, तो उसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो मेरी अपनी मेमोरी जो है ना कंप्यूटर की, वो फिल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जी ड्राइव भी फिल हो जाती है। तो मैं इसीलिए ना फिर उसको वो कट करता हूँ, और वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है वीएलसी में, तो वो अच्छा खासा मुझे टाइम कटिंग में लग जाता है, तो इसलिए सर थोड़ा सा आपकी आवाज फिर चली गई है। हाँ, वो आ जाएगी रिकॉर्डिंग में। जी ठीक है सर, सही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर भी हूँ, कंपोजर भी हूँ, और क्या होता है, डायरेक्टर भी। सही है। सर पे फिल्म हिट होनी चाहिए। तो फिल्म हिट होनी चाहिए। हाँ, हिट होनी चाहिए, हिट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यूट्यूब ये चैनल मैं खोलें सर। है सर कह रहे यूट्यूब चैनल खोलें, एडिट भी कर सकते हैं। और तो उन्होंने कहा है ना यूनिवर्सिटी वालों ने, उन्होंने वो एक लिंक शेयर किया था कि हाउ टू ओपन द यूट्यूब चैनल, लेकिन यार वो नहीं, अभी और उसमें बड़ा टाइम लग जाता है यार, वो मतलब अपलोडिंग, और ये भी मैं फिलहाल नहीं उधर जा रहा, वो जब मैं ना आई विल हैव टाइम तो वो उसको भी देख लेंगे। अभी फिलहाल आपके पास तो वो है ना रिकॉर्डिंग, तो वो बहरहाल कंपोज में टाइम लग जाता है, मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग रखूंगा इंशाल्लाह, मगर उसको तो थोड़ा सा एक दफा पहले देख के कि यार यहाँ पे रिपीट हो रही बात, या यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, वहां तक उसको कट करके फिर अगला सेगमेंट में इसलिए 1 2 3 बनाकर रखता हूँ। ठीक है, 12 रख दूंगा मैं, डोंट वरी। मैं ये बात बता रहा हूँ, इसको ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, नोट भी बेशक कर लें। देखें, यू आर कैलकुलेटिंग अ थ्री फेज फॉल्ट, यू आर कैलकुलेटिंग अ थ्री फेज फॉल्ट, इसीलिए आप यहाँ पे जो पर यूनिट वोल्ट देख रहे हो वो है 1 पर यूनिट। जब थ्री फेज फॉल्ट हम कैलकुलेट करते हैं, या जो थ्री फेज फॉल्ट होता है ना, उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। अब आपके जहन में ये होगा कि ई टैप में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें लाइन टू ग्राउंड का सबसे बड़ा करंट आ रहा था। ठीक है, वो हमारी वैल्यूज की सेटिंग कुछ इस तरह से थी कि वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का करंट ज्यादा आ रहा था, वरना ऐसा होता नहीं है। इट मस्ट बी द थ्री फेज फॉल्ट कि उसका करंट जो है ना वो सबसे ज्यादा है। समझ आ रही है? इसका मतलब ये होता है कि रिवाइज योर सेटिंग्स, रिवाइज योर वैल्यूज, कि आपका जो थ्री फेज फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा है। और दूसरी एक ये बात होती है कि उसकी रीजन ये भी है कि मैंने वहां जनरेटर नहीं लगाया था, वहां मैं ग्रिड लगा रहा था। ठीक है, ग्रिड में वो शॉर्ट सर्किट लेवल कांस्टेंट रहता है, जबकि जो जनरेशन है ना, अगर मैं जनरेटर लगाऊं तो मैं उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या मतलब है, अभी आप देख रहे हैं कि थ्री फेज फॉल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 पर यूनिट नजर आ रहा है। 1 पर यूनिट कब होता है? जब एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू बराबर होती है। ठीक हो गया? या रेटेड वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यू इज द रेटेड वैल्यू, बेस वैल्यू इज द रेटेड वैल्यू, एंड 1 पर यूनिट इज कमिंग। हम 100% से ज्यादा भी जनरेटर को चला सकते हैं, जैसे कि 1.05 वैल्यू भी आपने देखी होगी, 1.03 वैल्यू भी आपने देखी होगी। ऐसा होता है कि बाज़ जनरेटर जो है वो 103% पे चल रहा है, 105% पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जनरेटर 70% पे भी तो चल सकता है, जनरेटर 80% पे भी तो चल सकता है, एंड दिस वैल्यू कैन आल्सो कम 0.8, 0.9, 0.95, जो कि आती है, और आपने कई दफा कैलकुलेशंस में देखा होगा।
तो वो होता है कि जब आप डबल लाइन फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त आप जनरेटर की जो जनरेटिंग कैपेसिटी है उसको बेशक 95% कर देते हैं या 90% कर देते हैं। जनरेटर की जो जनरेटिंग कैपेसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द लोडिंग कंडीशन। जनरेटर की जो ये जो वोल्टेज कैपेसिटी की बात हो रही है 15.5 kV, ठीक है, ये हर वक्त 15.5 kV नहीं रहती। नोट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई नीड टू क्लियर इट। Always generator is not running at 15.5 kV, remember this. It can run at 14 kV, it can run at 10 kV, ठीक है। और फिर रही ये बात कि वो आगे जो ट्रांसमिट होगा वोल्टेज का लेवल ट्रांसफार्मर से, तो भाई उन्होंने वहां पर टैपिंग्स लगाई हुई है, ठीक है। हमें ये पता है कि हम सेट कर लेते हैं, लेट्स से कि हमने जनरेटर को 60% टू 100% ऑपरेट करना है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल, ठीक है, ऑन द ट्रांसमिशन साइड, या रात के वक्त और सुबह के वक्त और दोपहर के लिहाज से जनरेटर का वोल्टेज लेवल हम सेट करते रहते हैं। इट इज ऑलवेज नॉट रनिंग एट 15.5 kV, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये बात हो गई। अब जब हमने टेस्टिंग करनी है, लेट्स से अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, तो मैं 3 फेज फॉल्ट की टेस्टिंग कर रहा हूं कि यार 3 फेज फॉल्ट में मेरी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ठीक है या नहीं है। तो मैं जनरेटर की जो मैक्सिमम रेटिंग चीजें हैं वही लूंगा ना, बिकॉज इफ आई do not operate the generator at 15.5 kV and calculating the 3 phase fault current, I am doing wrong. Note this point, okay? So in order to calculate the 3 phase fault, yeah, in order to test the protection at 3 phase fault, in order to test the protection at 3 phase fault, the generator must run at its rated capacity, और तभी यहाँ पर 1 per unit आया। Okay, if I am testing it for some unbalanced fault, जो कि double line to ground और double line fault है, it can be and it should be 90%, 87%, 80%, 60%, 70%, ठीक है, क्योंकि उसका जो करंट है वो हमेशा 3 फेज फॉल्ट से कम ही होता है, ठीक है। और जो ई टैप में हमारा आंसर आ रहा था, मैंने उसकी वजह आपको बता दी है, क्योंकि वहां फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ग्रिड लगा रहा था, जनरेटर नहीं, क्योंकि जनरेटर लगाते हैं तो उसकी अलग ही सेटिंग शुरू हो जाती है। मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि मैं 50 ऑपरेशन को देखूं, 51 ऑपरेशन को देखूं, या लो वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम को देखूं। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इंडल्जिंग इन सेटिंग द जनरेटर पैरामीटर्स एक्चुअली, ठीक हो गया। तो ये बात है, तो इसीलिए यहाँ पर आप 1 पर यूनिट देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये पर यूनिट में वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय द बेस वैल्यू, तो यू वुड गेट द एक्चुअल फॉल्ट वैल्यू। उसको आप सीटी की रेशियो से डिवाइड करेंगे, यू वुड गेट द रिले सेकेंडरी करंट जो कि रिले देखेगा। अब F2 के केस में द सेम करंट वुड फ्लो थ्रू बोथ सिटीज एंड द रिले वुड नॉट ऑपरेट, जो कि उसने सॉलिड लाइन से दिखाया। ये जो एरो की लाइंस सॉलिड है, ये वाली और ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है F2 फॉल्ट को। जब F1 फॉल्ट है तो ये डॉटेड लाइन है। देखो F1 फॉल्ट के केस में करंट जो है वो सिर्फ एक सिटी से गुजर के रिले में जा रहा है, ये वो दिखा रहा है, सही। यहाँ पर उसने ये बता भी दिया नीचे कि डॉटेड लाइन जो है वो IF1 है, सॉलिड लाइन जो है वो IF2 है। So when the fault is outside the zone, so the current is flowing through both the cities and the relay wouldn't trip. And when the fault is inside the zone, तो एक सिटी में से करंट पास करेगा and through the relay and it would trip। ये उसने यहाँ पर बताया होगा, ठीक हो गया। आई थिंक इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम जो है ना हम इसको पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट का मैं ग्लिम्स दे देता हूँ, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना वो ये होगा कि, अब ठीक आ रही ना आवाज काफी पीछे अरसे से? जी सर, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे ना, दैट वुड बी के, देखें ये देखें, आपने सिटीज जो है ना वो एक ही रेशो के दोनों तरफ लगाए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। जनरेटर और मोटर के केस में ना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ना हमें बड़ा जबरदस्त नॉलेज देती है, सही बात है। उसकी रीजन क्या है?
क्योंकि जनरेटर की एंट्रिंग साइड, एंट्री दरवाजा और जो खारजी दरवाजा, दोनों पे वोल्टेज का लेवल एक ही होता है। ट्रांसफार्मर के केस में मुश्किल होती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे सीटी की रेशो कुछ और है, सेकेंडरी पे रेशो कुछ और होगी, क्योंकि जाहिर बात है वोल्टेज का लेवल बहुत फर्क है। ठीक हो गया। और सिटी में तो पहले बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। हमने वो पीछे सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि जी उसका जो बर्डन है, बर्डन की वजह से जो उसका एरर है, रेशो एरर जो है वो अच्छा खासा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब हम अगर हम एक जैसे सिटीज भी बाजार से खरीद लें, यानी कि ये अब दोनों सिटीज 5000:5 या 1000:1 के दोनों सिटीज एक ही कंपनी के खरीदे हैं, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आप जनाब मतलब इन दोनों की एरर सेम होगी, हत्ता कि इन दोनों की एरर्स भी फर्क होगी। ठीक, उसकी रीजन क्या है कि ये जो लीड रिले तक आ रही है सिटी से, इसकी लेंथ कुछ और हो सकती है, इसकी लेंथ कुछ और हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो उसने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, ये उसने ये जो मैंने इतना बड़ा हाईलाइट किया ना, ये उसने सारी चीज बताई है। वो कहता है आप फॉल्ट कंडीशंस को छोड़ दें, क्योंकि जब फॉल्ट आता है ना तो सिटी का ट्रांजिएंट बिहेवियर सामने आता है, और हम इन सिटीज को फॉल्टी केस में देख रहे हैं। ठीक है, यानी जब फॉल्ट आएगा तब सिटी ने ट्रिप सिग्नल देना है ना रिले को, या रिले को करंट देना, तो इनका ट्रांजिएंट बिहेवियर एक अलग चीज है जो हमने स्टडी नहीं किया। वो मतलब एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं समझता हूँ हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिएंट स्टडी पहले होनी चाहिए, फिर वो आएगा हमें समझ। तो वो कहता है इवन अंडर द, ये देखें जहाँ मेरा एरो है, वो कहता है इवन अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशंस कैन बी कॉज्ड बाय द वेरिएशंस इन मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस। आप एक रेजिस्टेंस में जब कहते हैं जी ±5% टॉलरेंस है, और एक ही कंपनी से बन के आ रही है, और 100 ओम के एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस से वेरी करी, तो ये तो फिर करंट ट्रांसफार्मर है पूरा, जिसकी मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है। ठीक है। तो वो जो मैग्नेटाइजेशन कर्व्स थी और फिर उसका वो हमने सारा पढ़ा था ना, आपको वो रिवाइज होगा। तो वो कहता है कि एंड इन द डिफरेंस इन द सेकेंडरी लोडिंग, क्या मतलब है, दैट इज अनइक्वल लेंथ ऑफ द लीड्स टू द रिले। ये हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट लीड्स आए रिले तक, यानी सिटी तो बाहर लगा होता है फील्ड में और रिले आपकी अंदर होती है, तो दोनों सिटी से रिले तक जो लीड्स आ रही हैं वो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, उसमें भी हमेशा कोई ना कोई रहे। अनइक्वल बर्डन्स ऑफ द मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट मे बी कनेक्टेड इन वन और बोथ ऑफ द सेकेंडरीज। ठीक है, कि कोई एक आधा मीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एक सिटी में हो सकता है, दूसरे की नहीं होगा, ऐसा भी हो। व्हाट इज मोर लाइकली, वो कहता है इन सब के अलावा, हाउएवर इज द एरर करंट दैट कैन अकर ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। ये जो एरर करंट है ना, जो कि हमने पीछे रेशो एरर कैलकुलेट किया था बकायदा, ठीक है, हमने कहा था कि सिटी की जो रेशो हमें बताई जा रही है ना वो सही रेशो नहीं है, बल्कि उसको करेक्टेड रेशो होना चाहिए। आपको याद होगा हमने आर कैलकुलेट किया था, आर। तो वो ये बता रहा है इस एरर का, वो कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये एरर और भी उभर कर सामने आता है। ठीक है, सो नॉट ओनली ये वाला जो एरर होता है ना, इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये रिले सही ऑपरेट करेगी। हालांकि सिटीज एक ही कंपनी से एक ही रेशो के दोनों खरीदे हैं, तो रिले मेल फंक्शन कर सकती है, यानी सिक्योरिटी ब्रीचिंग हो जाएगी। जब भी रिले मेल फंक्शन करती है हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। और डिपेंडेंसी कब कंप्रोमाइज होगी, कि जब रिले को बिल्कुल आपने मिनिमम फॉल्ट करंट की पिकअप पे सेट किया, यानी पिकअप सेट करते हुए आपने जो वैल्यू ली वो मिनिमम फॉल्ट करंट की वैल्यू, उसको 1/3 नहीं किया आपने। आपको याद होगा हम मिनिमम फॉल्ट करंट का 1/3 लेते हैं, ताकि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा ना हो जाए कि बिल्कुल ही जब फॉल्ट आए तब रिले को पिकअप मिल रहा हो। तो इसीलिए हम उसका 1/3 पहले से रिले को तैयार किया जाता है, यूं कहते हैं। तो मेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी ब्रीचिंग होती है, मेल फंक्शनिंग होगी एरर की वजह से। ठीक है, वो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। तो डिपेंडेंसी के लिए हम जो है ना वो 1/3 हम रखेंगे, लेकिन अब उसमें ये होना चाहिए, वो कहता है कि ये भी अभी ये कह रहा है, नॉट ओनली इज द करंट मैग्नीट्यूड मच ग्रेटर बट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द डीसी ऑफसेट सो दैट द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ द टू सिटीज विल नॉट बी द सेम। आपने ये पढ़ा है और मैंने आपको बताया था कि जब फॉल्ट करंट आता है ना, तो उसमें जो डीसी ऑफसेट की भी एक वैल्यू होती है।
अब वो आपको याद होगा जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना इंस्टेंटेनियस वाला, कि एक तो बैकअप प्रोटेक्शन होती है ना, एक होती है फिर उस लाइन सेगमेंट की इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन, और वो इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन 125% रखी जाती है मैक्सिमम फॉल्ट करंट का जो अगले ग्रिड पे होता है। उसकी रीजन यही होती है कि उस वक्त तक डीसी ऑफसेट डाई आउट हो जाए, ठीक। तो वो ये कह रहा है कि जो डीसी ऑफसेट आएगा उसका क्या करेंगे, तो डीसी ऑफसेट जो है ना, सो दैट द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द टू सिटीज विल नॉट बी, वो डीसी ऑफसेट जो है ना वो दोनों सिटीज की ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को बिल्कुल अनसिमिलर यानी डिसिमिलर कर देगा, सिमिलर नहीं होंगे। सो दिस डिफरेंस इन सेकेंडरी करंट विल फ्लो इन द रिले, तो ये जो है ना वो रिले में फ्लो करेगा और रिले मेल फंक्शन करेगी। सो एन ओवर करंट रिले मस्ट देन बी, अब ये उसकी पिकअप बता रहा है, ये बहुत अहम जुमला है कि उसकी पिकअप का फिर हम क्या करें, एन ओवर करंट रिले मस्ट देन बी सेट अबव द मैक्सिमम एरर, कि जो ये जो एरर्स आ रही हैं इतनी सारी चीजों की वजह से, इससे ज्यादा होना चाहिए, दैट कैन फ्लो ड्यूरिंग द एक्सटर्नल, बट इट मस्ट बी वेल बिलो द मिनिमम फॉल्ट करंट। यही ना हो कि एरर से उसकी पिकअप ज्यादा करते करते आप मिनिमम फॉल्ट करंट को अप्रोच कर लें, क्योंकि उससे फिर आपकी डिपेंडेंसी ब्रीच हो जाएगी, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे रिले पे, ठीक है। तो greater than the error and less than the significantly below the minimum fault current that can accompany a fault, बहरहाल वो आगे उसने जुमला मुकम्मल। तो इसका तदारक जो है ये वो चीजें हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम इधर से ही शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हमें फेस आती हैं जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, तो उसका हल है, बड़ा उन्होंने आसान हल निकाला है। वो कहते हैं जी कि आप आम रिले की बजाय डिफरेंशियल रिले लगा दें, जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यहाँ से मैं नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करूंगा कि व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, ठीक है। यानी ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया है कि जो हमने दो कॉइल्स निकाले हैं रिले के अलग से, जिसको हम रेस्ट्रेंट कॉइल्स कहते हैं, उसमें जो करंट होगा ना उसका कुछ परसेंटेज पे रिले ट्रिप करेगी, जिसकी वजह से एरर बिल्कुल साइड पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, यानी द सॉल्यूशन इज द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले ऑफ ऑल दीज अबव, जो मैंने आपको ये सारा बताया, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है अभी जो मैंने ये हाईलाइट किया, इसका हेडिंग ये है कि लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अ सिंपल ओवर करंट रिले, ठीक। यानी अगर आप यहाँ पे ये वाली जो रिले आपने लगाई है, ये वाली जो आप रिले लगा, आप ई टैब जिसके पास इंस्टॉल्ड है ना, तो आप खोल कर देखिएगा, अगर आप सिंपल ओवर करंट रिले लगाते हैं, सिंपल ओवर करंट रिले जो आप 50 या 51 के लिए लगा रहे थे, वो आप डिफरेंशियल में भी यूज करते हैं, तो ये उसका लिमिटेशन है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस होंगे वो इस पैराग्राफ में बताए गए हैं। ये वाला जो पैराग्राफ कि इफ यूजिंग अ सिंपल रिले, तो इसका मतलब ये है कि हम ओवर करंट रिले तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ डिजाइन उसका फर्क होगा, और उसको हम कहेंगे ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है, यानी उसमें ऑपरेटिंग कॉइल के साथ साथ दो और कॉइल्स भी एम्बीड कर देंगे, ठीक हो गया। इसको हम कहेंगे परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। नहीं तो आम रिले में या कॉन्टेक्टर जो है ना उसमें रेस्ट्रेंट कॉइल होता है, ठीक हो गया। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा, यहाँ मैं ना एक ये आपको बताना चाहूँगा